हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ सोगा, दैट इज कंडीशंस एंड वारंटीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन, व्हाट इज डू यू मीन बाय वारंटी? कंडीशन का क्या मतलब होता है? कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, जिसके ऊपर मैं कहूँ कि ये चीज तो कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कंडीशन। वारंटी क्या होती है? ऐसी कोई भी एडिशनल चीजें जो हो या ना हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में है तो इसलिए मुझे वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। वो होता है एडिशनल चीज हो तो वारंटी, बट जो मैंने बोल के कहा हो कि ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज कंडीशन। तो व्हाट इज कंडीशन? These are the essential requirement upon which contract is based. Means that कि ऐसी essential requirement होती हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा contract base होता है। And warranty, these are the additional requirement, not essential but form part of the contract. मतलब ये essential requirements नहीं होती but additional requirement होती हैं, but इसकी हमारे contract का part होती हैं but essential नहीं होती हैं। Condition, जिस चीज को बोल के मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, अगर वो ब्रेच हो गई हो, मतलब वो प्रेजेंट ना हुई हो, तो मेरे पास राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता हूँ। वारंटी, ब्रेच ऑफ विच एंटाइटल्ड टू ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। बट जो चीज मैंने नहीं मांगी थी, एडिशनली मेरे पास आई थी, बट वो मुझे नहीं मिली, पूरा बेनिफिट मुझे उसको नहीं मिला, तो मैं उस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता, बट मैं उनसे डैमेजेस ले सकता हूँ। बट अगर कंडीशन ब्रेच हुई है तो मैं उस पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी कर सकता हूँ। Then stipulation to time, stipulation as to time. As regard to time for payment of price is not always essential of contract. However, stipulations to time of delivery are usually the essential of a contract. अगर मैं पेमेंट ऑफ टाइम की बात करता हूँ, नहीं, टाइम ऑफ पेमेंट की बात करता हूँ कि पेमेंट अगर डिले हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कैंसिल नहीं होता। बट जिस डेट पे मैंने डिलीवरी देने के लिए बोला हो, उस डेट पे अगर डिलीवरी ना आई हो तो डिलीवरी के बाद शायद वो काम में मेरे ना भी आए, तो इसलिए मेरे पास उस टाइम पीरियड आ जाता है कि वहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता हूं। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन स्टिपुलेशन जो कि मेन पर्पस के लिए काफी एसेंशियल होती हैं, वारंटी स्टिपुलेशन जो मेन पर्पस के लिए कोलेटरल होती हैं। राइट, इन केस ऑफ ब्रेच द एग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम फॉर डैमेजेस। अब ब्रेच ऑफ कंडीशन में दोनों राइट्स उसके पास आते हैं, रेपुडिएशन का राइट भी आता है और डैमेजेस क्लेम करने का राइट भी आता है। बट वारंटी के केस में एग्रीड पार्टी सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ले सकती हैं, कोई भी रेपुडिएशन नहीं कर सकती। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, अब ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रीटेड एज ब्रेच ऑफ वारंटी। अगर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेच होता है तो मेरे पास दो राइट आते हैं, डैमेजेस लेने के और रेपुडिएट करने के। तो क्या मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि चलो रेपुडिएशन का रहने देते हैं, सिर्फ डैमेजेस ले लेते हैं? कैन आई डू सो? यस, एब्सोल्युटली। तो इन दैट केस आई एम विलिंग टू कन्वर्ट ब्रेच ऑफ कंडीशन एज ब्रेच ऑफ वारंटी, कि मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेच, जो कंडीशन ब्रेच हुई है उसको मैं वारंटी ट्रीट कर रहा हूँ। बट दूसरे केस में ब्रेच ऑफ वारंटी को ब्रेच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ दैट एक रीजन है इसके पीछे। वो क्या रीजन है? अब एक बात सुनो, ब्रेच ऑफ वारंटी में मेरे पास राइट आता है सिर्फ डैमेजेस का, और कंडीशन में राइट आता है रेपुटेशन का। अब क्या मैं ब्रेच ऑफ वारंटी में ब्रेच ऑफ कंडीशन मान सकता हूँ? बट ब्रेच ऑफ कंडीशन में तो रेपुटेशन का राइट होता है, वारंटी में रेपुटेशन का राइट नहीं होता, तो वारंटी को कंडीशन में नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैंने मान लिया तो मेरे पास रेपुटेशन का राइट भी आ जाएगा जो कि वारंटी में नहीं होता है। ओके, बट देयर आर सम केसेस वेयर ब्रेच ऑफ कंडीशन इज नेसेसरली ट्रीटेड एज ब्रेच ऑफ वारंटी। ये हमारे कुछ केसेस हैं जहाँ पे जो कंडीशन हमारी ब्रेच हुई है ना, उसको ब्रेच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा। फर्स्ट इज, जो हमारा बायर है वो वेव कर दे परफॉर्मेंस को, मतलब बायर कहते कोई बात नहीं, ना भाई है, इसको माफ कर दो, कोई बात नहीं, ब्रेच ऑफ वारंटी को ब्रेच ऑफ कंडीशन मान लो, या ब्रेच ऑफ कंडीशन को ब्रेच ऑफ वारंटी मान लो, कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट हम नहीं कर रहे हैं। बायर इलेक्ट, या बायर ने इलेक्ट कर लिया कि इस ट्रांजेक्शन को मैं ब्रेच ऑफ कंडीशन हुई तो ब्रेच ऑफ वारंटी मानूंगा। When the contract is non severable and the buyer has accepted either the whole goods or part of the goods, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा नॉन सेवरेबल हो, मतलब अटैच्ड कॉन्ट्रैक्ट हो और बायर ने कुछ गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हो, और हमें पता है फिर बायर गुड्स को कंज्यूम कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहां पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। ओके, एंड वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय लॉ, मतलब जहाँ पे कंडीशन का ही फुलफिल होना लॉ ने मना कर रखा है कि ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे ब्रेच ऑफ वारंटी को, नॉट ब्रेच ऑफ वारंटी, ब्रेच ऑफ कंडीशन को ब्रेच ऑफ वारंटी मानना
पड़ेगा। तो 4 केसेस हमने पढ़े जहाँ पे कंडीशन को वारंटी मानेंगे, वेवर, इलेक्शन, नॉन सेवरेबल एंड फोर्थ इज कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय लॉ। ओके, फिर अभी हमारे नेक्स्ट टोटल प्रोविजन में 2 पॉइंट्स आते हैं, वॉलंटरी वेवर एंड कंपल्सरी वेवर। वॉलंटरी वेवर में आता है जहाँ पे अपनी मर्जी से हम वेव ऑफ करते हैं, जैसे अपनी मर्जी से हमने वेव ऑफ कर दिया या हमने अपनी मर्जी से इलेक्ट कर लिया। कंपल्सरी में ये कंपल्शन है कि हमें वेव ऑफ करना पड़ेगा, जैसे अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल हो और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ हो, तो उस टाइम पे कंपल्सरी वेव हो जाएगा। यहाँ पे अपनी मर्जी से भी हम वेव कर सकते हैं। अब जो कंडीशंस और वारंटीज होती है ना, वो एक्सप्रेस भी होती हैं और इम्प्लाइड भी होती हैं। हाउ एक्सप्रेस, हाउ इम्प्लाइड, ये हम देखते हैं। ओके, एक्सप्रेस कौन सी होती हैं? एक्सप्रेस वो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली दी गई हो, और इम्प्लाइडली वो जो लॉ ने प्रिज्यूम करी हो। टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन की बात हम पहले लेते हैं जो प्रिज्यूम्ड होती हैं। कंडीशन टू टाइटल, सैंपल, क्वालिटी और फिटनेस, होलसमनेस, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, दीज आर द इम्प्लाइड कंडीशन। ओके, कंडीशन टू टाइटल क्या था? इस कंडीशन में क्या होता है, सेल के केस में हम एज्यूम करते हैं कि सेलर के पास राइट टू सेल होगा, और एग्रीमेंट टू सेल में हम एज्यूम करते हैं कि उसके पास राइट सेल करने का आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंडीशन एज टू टाइटल। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? बात सुनो, अगर बायर ने कोई डिस्क्रिप्शन बता के कोई प्रोडक्ट लिया है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट ही चाहिए, तो वहां पे जो हमारा गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। ओके, अगर मैच नहीं हुए तो बायर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता है। कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, मतलब सेल बाय सैंपल का मतलब क्या होता है कि एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो हमारा बल्क है वो सैंपल से कोरेस्पोंड होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। ओके, इसमें कंडीशन क्या है कि बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और गुड्स के अंदर कोई भी हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्या है? जो हमारा बल्क है वो सैंपल के इक्वल होना चाहिए, और बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सकती है। Condition as to sample as well as description. When the goods are sold by sample as well as by description, the implied condition is that the bulk shall correspond with the sample as well as description. जहाँ पे गुड्स हमने दोनों चीजों के लिए बेचे हो, सैंपल के बेसिस पे भी, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे भी, तो जो हमारे गुड्स हैं, जो मेरे पास गुड्स आएंगे, वो सैंपल के भी सेम टू सेम होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन के भी सेम टू सेम होने चाहिए। अब एक बच्चा ये बोल रहा है, इस तरह के एग्जांपल दे सकते हो आपका जिसमें कंडीशन एज टू सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन भी? बिल्कुल यस, दे सकते हैं। अब एग्जांपल इसका क्या होता है? एग्जाम्पल इसका हो सकता है, देखो कि पॉइंट यहाँ पे ये आता है। अब लेट्स से मैंने ये बोला कि मुझे बासमती राइस चाहिए, राइट? अब बासमती राइस की 4 क्वालिटीज थी उसके पास, उसने चारों क्वालिटी के सैंपल मुझे दिखा दिए। ओके, तो बासमती राइस क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन, और चारों के सैंपल देखना क्या हो गया? सैंपल। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, जो हमारा प्रोडक्ट मेरे पास आएगा वो बासमती भी होना चाहिए और चारों में से जो मैंने सिलेक्ट की थी वो भी होना चाहिए। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मतलब गुड्स जो बेची हैं वो बेचने लायक भी होनी चाहिए। मतलब गुड्स के अंदर ऐसे कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए दैट मेक्स इट अनमर्चेंटेबल, जो बेचने लायक उसको ना बने, जो उसको खराब बना दे, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आगे समझ? और इसकी 2 रिक्वायरमेंट होती है। 2 रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? गुड्स डिस्क्रिप्शन से बोर्ड किए गए हों और गुड्स हमने डीलर से बोट किए हो। सर ऐसे डीलर से क्यों? आप एक बात बोलो, मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है गुड्स बेचने लायक होने चाहिए, डिफेक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, गुड्स एक्सपायरी नहीं होने चाहिए। आप एक चीज बताओ, अगर जो हमारा सेलर है वो डीलर नहीं होगा तो हाउ डू ही नो कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, क्या चीज खराब होने वाली है? बस उसे डीलर को या सेलर को पता होता है ना। तो इसलिए कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। देन कंडीशन एज टू होलसमनेस, जो हमारे ईटेबल्स आइटम्स हैं, तो मर्चेंटेबिलिटी के साथ साथ उसमें कंडीशन लगती है होलसमनेस। होलसमनेस क्या होती है कि जो वो चीज है वो हमारे खाने लायक भी होनी चाहिए। देन कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, देखो उन सभी केसेस में हम ऐसा कंडीशन एज्यूम करते हैं कि सेलर ये हमें देगा, प्रोवाइड करेगा, बट इस केस में हम देखते हैं कि क्वालिटी और फिटनेस कैसे कि बायर है या फिर जो सेलर है, सुनो मेरी बात, जो सेलर है वो एज्यूम नहीं करेगा कि किस क्वालिटी की गुड्स सामने वाले को चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। ये बायर को बताना पड़ेगा। बायर शुड इंटीमेट द सेलर दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स ही वांट एंड व्हाट विल बी द पर्पस, क्या उसका पर्पस होने वाला है, ये बायर को बताना पड़ेगा। ओके,
तो समझो एक बार, सेल बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन में सेलर लायबल होता है, बायर लायबल नहीं होता। बट कंडीशनल टू क्वालिटी और फिटनेस में जब बायर ने नहीं बताया तो सेलर लायबल होगा और ऑपरेट वो कर सकता है। समझे? आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर क्वालिटी और फिटनेस वाली चीज है और बायर ने अगर नहीं बताया, मैंने थोड़ा सा अपोजिट बोल दिया पहले, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पर अगर बायर ने अपना पर्पस बता दिया है या बायर ने सेलर की स्किल्स पे बिलीव किया है और गुड्स डिस्क्रिप्शन से ही बोट किए थे और डीलर था वो, तो वहां पे हमारा सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक बात सोचो ना, मैंने सामने वाले को कुछ पर्टिकुलर पर्पस बता दिया कि अंकल मुझे ये पर्पस के गुड्स चाहिए हैं, तो वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, चाहे मैंने मतलब गुड्स सिलेक्ट किए हो चाहे ना किए हो। पर्पस बता दिया तो सेम गुड्स मेरे पास आने चाहिए जो उस पर्पस को फुलफिल करते हो। ओके, देन इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज चार तरह की होती हैं। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी एज टू नोन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस और बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन क्या होता है? मतलब ये हम पूछते नहीं है कभी भी कि क्या इसका पोजीशन मेरे को मिलेगा। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मेरे पास उसका अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होगा, मतलब 100% यूज उस गुड्स को मैं ही करूंगा, उसको बोलते हैं इंप्लाइड वारंटी। सेकंड, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एकम्ब्रेंसेस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एकम्ब्रेंसेस मतलब ऐसी वारंटी चल के आती है कि जो भी गुड्स आप परचेज करना चाह रहे हो, जो भी गुड्स आप परचेज करना चाह रहे हो फ्री ऑफ चार्ज है, मतलब उन पे कोई भी चार्ज, कोई भी लोन हमने नहीं ले रखा है। देन डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। इम्प्लाइड वारंटी होती है कि अगर गुड्स में कोई भी पॉइजनस थिंग है, कोई भी डेंजरस नेचर है, तो सेलर हमें बता देगा। अगर सेलर ने हमें नहीं बताया देन सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस कॉस्ट टू द बायर। वारंटी टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। अब मान लो बायर ने मान लिया कि कोई पर्पस नहीं बताया ना उसने यूज बताया, तो सेलर की तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि बाय यूसेज ऑफ ट्रेड में जो भी रीजनेबल चीज होती है वो उसको प्रोवाइड करे। अगर उसने रीजनेबल चीज भी प्रोवाइड नहीं करी तो बायर नहीं, सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, implied warranty that buyer shall have and enjoy acquired possession of the goods। ओके, अगर डिस्टर्ब्ड है तो सेलर को बायर शो कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो गुड्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज है, मतलब कोई उनके ऊपर लोन वगैरह नहीं लिया गया। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस मतलब पार्टिकुलर जो पर्पस होता है ना, जिस चीज के लिए वो गुड्स बने हुए हों तो वो तो फुलफिल होना ही होना होता है, अगर नहीं हुआ तो वहां पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। एक एग्जांपल इसका ले ले। अब मुझे ना एक वाटर बोतल चाहिए थी ठंडे पानी की, थर्मो स्टील की बोतल मुझे चाहिए थी। मैं क्रॉकरी वाले के पास गया और मैंने बोला अंकल एक वाटर बोतल दे दो। अब उसे प्लास्टिक की बोतल पैक करके दे दी। ठीक है, अब ये बताओ जब मैंने घर पे आके देखा तो मैंने देखा यार मुझे थर्मो स्टील की चाहिए थी, बड़ी प्लास्टिक की दे दी। बट प्लास्टिक की बोतल में भी जब मैंने पानी डाला तो नीचे से लीक हो रहा था। ओके, तो मैं गया सेलर के पास, तो मैं बोला यार मुझे ठंडे पानी की चाहिए थी, हमने प्लास्टिक की क्यों दे दी, वापस लो इसको। सेलर बोला क्या तूने मुझे बताया था? मैं बोला, नहीं बताया तो नहीं मैंने। तो बोले जब आपने पर्पज ही नहीं बताया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आपको प्लास्टिक की बोतल रखनी पड़ेगी। फिर मुझे याद आया हो ये तो लीक भी तो है, टूटी पड़ी है नीचे से ये। तो वहां पे मैंने सेलर को बोला तो आपका ये तो फर्ज बनता होगा ना कि प्लास्टिक की बोतल भी अगर आप मुझे दे रहे हो तो वो भी सही कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो यूसेज ऑफ ट्रेड कि जो उसका पार्टिकुलर पर्पस है ना, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है पानी स्टोर करने का, एटलीस्ट वो तो पूरा होना ही होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो बायर शो कर सकता है। देन डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स मतलब अगर गुड्स में कोई भी अगर डेंजरस नेचर है कि क्या नाम है पॉइजनस है, तो वहां पे बायर को बताना पड़ेगा, मतलब सेलर को इंटीमेट करना पड़ेगा। देन रूल इज कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर को बी अवेयर रहना है क्या गुड्स उसको चाहिए क्या गुड्स उसको नहीं चाहिए। बात सुनो एक बार, आपको ना थोड़ा फिल्टर करवाता हूँ। जो हमारी इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटीज थी उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? सेलर, कि वो बोलता था कि सेलर को ये चीज करनी है। ओके, और कैविट एम्प्टर में बोला गया है कि पर्पस के लिए बायर अवेयर रहना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल कौन? बोलिए, रिस्पॉन्सिबल कौन? बायर। छे, तो इसने बोला लेट द बायर बी, और कि बायर को पता होना चाहिए कि किस पर्पस के गुड्स उसको चाहिए हैं। बट इन केसेस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा जब बायर ने पर्पस बता दिया हो,
बायर ने स्किल्स पे रिलाई किया हो और सेलर ने डिस्क्रिप्शन के साथ गुड्स सप्लाई किए हो, मतलब बायर ने गुड्स मांगे हो और उसे डिस्क्रिप्शन के सेल किए हो। ओके, अब एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शंस क्या हैं? आप एक बात बताओ, मैंने बताया आपको कि कैविट एम्प्टर में बायर लायबल होता है, इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी में सेलर लायबल होता है। तो क्या मैं नहीं कह सकता एक्सेप्शन ऑफ कैविट एम्प्टर में सेलर लायबल हुआ? मतलब देखो, कैविट एम्प्टर में बायर लायबल, तो एक्सेप्शन ऑफ कैविट एम्प्टर में कौन लायबल होगा? इसके अपोजिट, मतलब सेलर लायबल। और सेलर लायबल किन केसेस में होता है? इम्प्लाइड कंडीशन में और इम्प्लाइड वारंटीज में। तो कांट आई से जो इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज थी दैट ऑल वर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। ये लॉजिक है इसका, समझे? या तो हिडन डिफेक्ट हो गया, फिर जानबूझ के छुपाया हो सेलर ने, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सेकंड, अब यूसेज ऑफ ट्रेड हो, सैंपल डिस्क्रिप्शन और मर्चेंटेबिलिटी हो। ओके, पेटेंट और ब्रांड नेम से खरीदे, मतलब सेलर पे बिलीव ना किया हो, उसने ब्रांड बोली और उस ब्रांड से उसने परचेज कर लिया, तो ब्रांड लेबल मानी जाएगी, सेलर लेबल नहीं माना जाएगा। और फिटनेस और क्वालिटी हो एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड, जिस चीज के लिए मैंने वो चीज खरीदी थी, एटलीस्ट जो उसका पार्टिकुलर पर्पज है ना, वो तो पूरा होता ही होगा। ओके, तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज कंडीशंस एंड वारंटीज। तो इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप अपनी टेलीग्राम व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।